नमस्कार, आवाज एट 9 में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के एक्शन के साथ मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने शगुफ्ता। वोडाफोन आइडिया हुए एक मिडिल क्लास को सरकार दे सकती है बड़ी सौगात, और सबसे तेज नेटवर्क के एयरटेल के दावे क्या है झूठे, सब दिखाएंगे आगे। सबसे पहले हेडलाइंस। मिडिल क्लास को सरकार दे सकती है अच्छी खबर, सालाना 14 लाख तक सैलरी वालों को होम लोन के ब्याज पर मिल सकती है छूट, आवाज एक्सक्लूसिव। आइडिया और वोडाफोन इंडिया ने किया विलय का ऐलान, मर्जर के बाद बनेगी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। नई कंपनी की $27 अरब होगी वैल्यू। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पर यू टर्न की तैयारी में है सरकार, 51% विदेशी निवेश की छूट देने की तैयारी, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव, निफ्टी 9150 के नीचे लुढ़का, कल डीमार्ट आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग की उम्मीद। सीएम बनते ही एक्शन में आदित्यनाथ, अधिकारियों से मांगा संपत्ति का ब्यौरा, पुलिस को भी 15 दिन में कानून व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए गए। जीएसटी का रास्ता साफ, 4 विधायकों को मिली कैबिनेट से मंजूरी, संसद में मनी बिल की तरह होगा पेश। एयरटेल के सबसे तेज नेटवर्क के दावे पर सवाल उठा, स्पीड टेस्ट करने वाले ऐप पर पाई गई खामी। और शाओमी का दमदार बजट फोन रेडमी 4A लॉन्च हुआ, 6000 में 2GB रैम, 13 मेगापिक्सल कैमरा और 16GB मेमोरी के साथ। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लंबे समय की अटकलों को विराम देते हुए वोडाफोन आइडिया ने विलय का ऐलान कर दिया है। इस विलय के बाद बनी कंपनी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी बन जाएगी। हालांकि डील के बाद वोडाफोन को 6 सर्कल में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम लौटाना पड़ेगा। इस मर्जर से जुड़ी पूरी डिटेल के लिए चलिए चलते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे के पास। वरुण, सबसे पहली बात तो ये कि क्या है डील की पूरी जानकारी और दोनों कंपनियों को क्या क्या फायदा होने वाला है इस मर्जर के बाद? देखिए, लंबे समय से दरअसल बाजार को इस मर्जर का इंतजार था और आखिरकार आज इसका औपचारिक ऐलान हो चुका है। आइडिया और वोडाफोन का मर्जर होगा। इस मर्जर के टर्म्स अगर आप देखें तो इस मर्ज एंटिटी में वोडाफोन के पास 45% हिस्सा होगा और आदित्य बिरला ग्रुप के पास यहां 26% हिस्सा होगा। 2018 में यह मर्जर पूरा होगा और इस मर्जर के पूरा होने के बाद आदित्य बिरला ग्रुप के पास 3 साल होंगे जहां वो वोडाफोन से 9.5% हिस्सा अतिरिक्त खरीद सकता है 130 रुपए प्रति शेयर के भाव पे। यानी कि आगे जाके वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप के पास इस मर्ज एंटिटी में बरोबर का हिस्सा होगा। कुमार मंगलम बिरला इस मर्ज एंटिटी के चेयरमैन होंगे। जहां तक सिनर्जेटिक बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो ये मर्ज एंटिटी जो है वो भारत की रेवेन्यू और सब्सक्राइबर मार्केट शेयर के लिहाज से सबसे बड़ी एंटिटी होगी। एबिटा में काफी फायदा होगा, नेट डेट टू एबिटा काफी कम होगा। वहीं वोडाफोन को आइडिया के जो रूरल प्रेजेंस है उसका फायदा मिलेगा और आइडिया को वोडाफोन का जो अर्बन प्रेजेंस है उसका फायदा होगा। तो काफी सारे सिनर्जेटिक बेनिफिट्स इस मर्ज एंटिटी में आपको देखने मिलेंगे। लेकिन वैल्यूएशन को लेकर कुछ कंसर्न्स थे और इसके कारण इस ऐलान के बाद आज इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट भी देखने मिली है। तो ये है वोडाफोन आइडिया का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर। वहीं आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का कहना है कि ये मर्जर दोनों के लिए यानी दोनों कंपनियों के लिए फायदा का सौदा होने वाला है। इस डील से कंपनी का मार्केट शेयर करीब 40% तक बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। There's great industrial logic and business sense to both of these businesses coming together. If you look at the combined company, we're talking about leadership in 23 circles. We're talking about market share across the country of about 40%, customer market share of about 35%, 1850 megahertz, which is a very large bank of capacity. So on and so forth. So basically it's about the coming together of two companies who have huge complementarity, especially in terms of the assets that they own. तो दोनों कंपनियों के लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा है, ये फायदे की डील है ये। वहीं वोडाफोन ग्रुप के सीईओ विटोरियो कोलाओ का ये कहना है कि ये मर्जर डिजिटल इंडिया प्लान की तरफ एक कदम है और मर्जर से बनेगी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। Having a player in this country that can give all of that to all of the Indians, ensuring choice, ensuring that there are 5 big competitors and the Indians can choose from all of them and there will be no difference whether you live in a village or where you live in the city. I think this is the logic. Of course we need to preserve competition and we intend to be one of the strongest competitors in this country. मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी का इस डील के बारे में क्या कुछ कहना है? इसके आइडिया के शेयर पर खास असर नहीं पड़ेगा। उनका ये भी मानना है कि मर्जर के बाद नया प्राइसिंग वॉर शुरू हो जाएगा। मीडियम टर्म में मुझे लगता नहीं है कि ये डील का प्राइसिंग या जो आदित्य बिरला ग्रुप का जो कॉल ऑप्शन है 130 रुपए पर शेयर, इस पे
बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा आइडिया का शेयर प्राइस मूवमेंट। लॉन्गर टर्म के लिए आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस और अर्निंग्स टेलीकॉम क्षेत्र में कैसे आगे चल रहा है। अभी वोडाफोन और आइडिया जुड़ के एक बहुत बड़ा एंटिटी बन चुका है जिसका 42% मार्केट शेयर होगा टेलीकॉम मार्केट में। इनका बैलेंस शीट भी काफी अच्छा हो जाएगा दोनों जुड़ने के बाद। और मुझे लगता है कि अभी 3 इतने बड़े प्लेयर्स गेम में शामिल हो गए, एक में रिलायंस जियो, एक वोडाफोन आइडिया 42% और एक भारती। ये तीनों के बीच में अभी एक काफी संघर्ष होगा मार्केट शेयर के लिए। तो वोडाफोन से मर्जर की खबर के बाद आज आइडिया की जोरदार पिटाई हुई। शुरुआती बढ़त के बाद शेयर की जोरदार पिटाई हुई और निफ्टी से सबसे बड़ा लूजर रहा। आइडिया में गिरावट का असर बाजार पर भी दिखाई दिया। बिकवाली के दबाव में निफ्टी 9150 के नीचे लुढ़क गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 130 और निफ्टी में 33 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। आईटी, टेलीकॉम, तेल, गैस और बैंक शेयरों ने दबाव बनाया। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। यहां पर वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट, डी-मार्ट के शेयर की कल लिस्टिंग होगी। निवेशकों को पहले ही दिन अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए करीब 1866 करोड़ रुपए जुटाए थे। जाने माने निवेशक राधा किशन दमानी इसके प्रमोटर हैं। डी-मार्ट नाम से सुपरमार्केट चेन चलाते हैं। देश के 41 शहरों में 112 रिटेल स्टोर्स मौजूद हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश की छूट जल्द ही मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी की माने तो अगर रिटेलर्स घरेलू प्रोडक्ट्स की बिक्री ज्यादा करने की गारंटी देते हैं तो उन्हें एफडीआई लाने की छूट भी साथ में ही दी जा सकती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? मुझे लगता है काफी बड़ी खबर होगी। खबर सिर्फ आर्थिक सुधार के मोर्चे पर या विदेशी निवेश के मोर्चे पर नहीं है बड़ी, बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी काफी बड़ी खबर होगी। क्योंकि जब पिछली सरकार ने यानी यूपीए की सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई 51% लाने का ऐलान किया था तो उस वक्त भाजपा जो कि विपक्ष में थी इसकी काफी आलोचना की थी और सरकार में आने के बाद अनौपचारिक तौर से इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस अपने रुख पर सरकार यू टर्न करने जा रही है और मल्टी ब्रांड रिटेल में सरकार विदेशी निवेश की छूट देने की तैयारी पूरी कर ली है। यह छूट 51% होगी जैसे कि पिछली सरकार ने किया था। इसका मतलब यह होगा कि एक स्टोर में अलग अलग ब्रांड के अगर सामान बेचे जाते हैं तो वहां पर आप विदेशी निवेश 51% तक ला सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें एक ये जोड़ी जा सकती है कि आप ज्यादा से ज्यादा सामान भारत में बना हुआ जो सामान है उसको ही बेचें। हालांकि एक विकल्प ये है, एक प्रस्ताव ये है कि 100% सामान घरेलू होना चाहिए, ये शर्त जोड़ दिया जाए। लेकिन कुछ मंत्रालयों का मानना है कि अगर ये जोड़ा जाता है तो ये शर्त काफी कठिन होगी और फिर इस फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे में 100% से सीमा थोड़ी सी घटाई जा सकती है। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री कार्यालय में इस मुद्दे पर अहम बैठक हो चुकी है संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ और जल्द ही इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। एक दूसरा सेगमेंट होगा, वो होगा फूड रिटेल का। फूड रिटेल में अभी 100% एफडीआई की छूट दी गई है तो सरकार इसमें और ढील दे सकती है और ये कह सकती है कि 25% नॉन फूड आइटम जैसे तौलिए हो गए, पेस्ट हो गए या फिर होम अप्लायंसेज हो गए वो भी आप बेच सकते हैं वैसे स्टोर में। ये दो बड़ी छूट या फिर एफडीआई के मोर्चे पर बड़ा ऐलान आप अगले कुछ हफ्तों में देख सकते हैं। यानी सरकार की तरफ से एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है इसको मंजूरी देने के लिए। जी लक्ष्मण, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है और उम्मीद बंधी है कि बुधवार को इससे जुड़े 4 बिल संसद में पेश कर दिए जाएंगे। इन चारों कानूनों को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। इन बिलों में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी मुआवजा बिल शामिल हैं। इन बिलों को मनी बिल की तरह संसद में पेश किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद देश में तरह तरह के टैक्स के बजाय सिर्फ एक टैक्स होगा और वो टैक्स होगा जीएसटी। चलिए, अच्छी और गुड न्यूज कहें तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि आपके घर खरीदने का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार आपको सस्ता लोन देने की तैयारी कर रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली है एक्सक्लूसिव जानकारी जिसके मुताबिक आवासीय मंत्रालय ने इस लिहाज से गाइडलाइंस बना ली हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलिए बात करते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, सस्ते घर के लिए क्या प्लान कर रही है सरकार?
देखिए, सूत्रों से हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि मिडिल क्लास फैमिली के होम लोन का बोझ थोड़ा कम करने की तैयारी सरकार कर रही है। हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि जिस व्यक्ति की सालाना इनकम 14 लाख रुपए तक की है, वो अगर 18 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उस पर 3% की छूट देने के प्रस्ताव पर सरकार इस वक्त विचार कर रही है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए की है और वो अगर 12 लाख रुपए तक का लोन लेता है तब उस पर उसे 4% की छूट दी जा सकती है। अभी ये जानकारी दी जा रही है कि जो पूरे होम लोन की प्रक्रिया है सस्ता करने की, उसके लिए NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक और हुडको को नोडल एजेंसी भी नियुक्त किया जा चुका है और अब प्रस्ताव भेजा जा चुका है वित्त मंत्रालय से सलाह मशवरा करने के बाद ही आगे का रास्ता तय किया जाएगा। जी दीपाली, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद राठी के डिप्टी CEO फिरोज अजीज का ये कहना है कि सरकार की ये स्कीम कई लोगों के घर खरीदने के सपने को पूरा कर देगी। सबसे बड़ी राहत रियल एस्टेट सेक्टर से ही जो अब सबड्यूड सेल्स हैं उसकी वजह से 20-30% की जो फॉल्स आई हैं रियल एस्टेट प्राइसेस में, तो उससे जो भी बेनिफिट मिलता है तो ये 10% और बेनिफिट दे सकता है। अगर 25 लाख का घर है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी 2 से 2.5 लाख की है, सो यू गेट अ 10% मोर फॉल इन द इनिशियल आउटले। सो इट्स एक अच्छा मोटिवेशन होगा एक आदमी को एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट गोल अपने लाइफ का पूरा करने के लिए। BS3 और BS4 के बीच में अटकी हैं कंपनियां, कैसे बताएंगे पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। चलिए बात करते हैं 1 अप्रैल से ऑटो कंपनियों के लिए BS4 नियम लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से अनसोल्ड BS3 गाड़ियों की डिटेल्स मांगी हैं। कोर्ट ने कंपनियों से दिसंबर 2015 के बाद से हर महीने की BS3 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सियाम से कहा कि वो कंपनियों से डाटा कलेक्ट करे और कोर्ट में उसको जमा करवाए। बजाज ऑटो ने BS3 गाड़ियों की सेल 1 अप्रैल के बाद जारी रखने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनियों ने नोटिफिकेशन क्लियर न होने का भी आरोप सरकार पर लगाया था। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से क्लियर है, नोटिफिकेशन सभी को मिल चुका है। We have cleared it. Notification is issued. By this date, after that, the new car, all laws are there. So what about the inventory? Already manufactured. It is cleared by the government. It is the government is supposed to control the laws and everything. It is not supposed to control the other people. We have cleared it to the industry. बहुत जल्द प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी मेडिकल बेनिफिट मिल सकता है। सरकार ESIC के जरिए ये सुविधा देने की योजना पर लंबे वक्त से काम कर रही है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए देखते हैं प्रतीक श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को अप्लायंस स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC के जरिए मेडिकल की सुविधा मिलती है। इसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एक निश्चित राशि ESIC को देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बीमार हुए तो इलाज कैसे होगा? अब श्रम मंत्रालय 4 करोड़ से भी अधिक PF खाता धारकों को पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट देने की तैयारी में है। प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हुए कर्मचारियों को मामूली कंट्रीब्यूशन के बदले ये बेनिफिट देने का प्रस्ताव है। बहुत समय से जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो पेंशन पा रहे हैं उनकी ये मांग रही है कि उनको भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो इस बारे में ये CBT की मीटिंग में कई दफ़ा ये सवाल उठा और EPFO को कहा गया कि कम से कम इसका ESI और दूसरी जगह से क्या खर्चा आएगा, क्या इसकी शर्तें होंगी, ये सारा पता किया जाए। प्रस्तावित सुविधा सिर्फ PF खाते के जरिए पेंशन का लाभ पाने वालों के लिए मान्य होगी। हालांकि पेंशनर्स के लिए भी यह सुविधा अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक रखने का प्रस्ताव है। सूत्रों के मुताबिक इस बाबत ESIC और EPFO के बीच मीटिंगों का दौर हो चुका है और इस महीने की 30 तारीख को होने जा रही सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली।
फिर रुक करते हैं यूपी का। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के एक्शन में आते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया है। इलाहाबाद में गैर कानूनी तरीके से चल रहे 2 बूचड़खानों को सील कर दिया गया। वहीं आज सीएम ने यूपी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से 15 दिन के भीतर अपनी चल अचल संपत्ति और इनकम टैक्स का ब्यौरा देने को कहा। लखनऊ में हुई बैठक में अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। सीएम और डिप्टी सीएम ने आज पुलिस अफसरों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और 15 दिन के भीतर कानून व्यवस्था को ठीक करने और दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए। हमारी सरकार क्या चाहती है, ये अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उनको जानकारी दी गई है और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में काम हो, इसका हम लोगों ने प्रयास किया। संपत्ति का ब्यौरा जिस प्रकार से सभी मंत्रियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, उसी प्रकार से सभी अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो भी अपने संपत्ति का ब्यौरा। तो डाटा स्पीड पर एयरटेल के तमाम दामों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूरी खबर दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए बात करते हैं एयरटेल के इस दावे पर विवाद खड़ा हो गया है कि उसका नेटवर्क सबसे अच्छी डाटा स्पीड देता है। एयरटेल ने ये दावा एक विज्ञापन के जरिए किया था जो स्पीड टेस्ट ऐप बनाने वाली कंपनी उखला की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। हालांकि स्पीड टेस्ट ऐप में खामी पाए जाने के बाद एयरटेल का ये दावा सवालों के घेरे में आ गया है। उखला के ऐप में क्या खामी है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित फोन रेडार से और आज हम बात करेंगे ओखला के स्पीड टेस्ट ऐप के बारे में, जो एक स्पीड टेस्ट दिखाने वाला एप्लीकेशन है और ये काफी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अभी आजकल दिखा रहा है। एयरटेल ने एक बहुत बड़ा कैंपेन रन किया है जिसमें वो बताते हैं कि उनका नेटवर्क सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन के डेटा पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन गलत है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जियो के सिम कार्ड को यूज किया है, जो है मेरे सेकेंडरी सिम के स्लॉट में, और प्राइमरी सिम के स्लॉट में है एयरटेल सिम कार्ड। लेकिन हालांकि मेरा डेटा जियो सिम के थ्रू आ रहा है, लेकिन जब आप इसके डेटा को रिजल्ट को आप चेक करोगे शेयर करने के समय पर, तो आप देखेंगे कैरियर दिखाएगा वो एयरटेल। मतलब ये सारा का सारा रिपोर्टिंग फ्लॉ है। हमने टेस्ट किया था वोडाफोन और जियो सिम के साथ जो सेकेंडरी सिम कार्ड स्लॉट में थे, लेकिन रिजल्ट एट्रीब्यूट होता है प्राइमरी सिम में, और काफी लोग सिर्फ एयरटेल यूज करते हैं आज की डेट में, तो सारे रिजल्ट एट्रीब्यूट हो जाते हैं एयरटेल को, और एयरटेल को लगा कि उनका नंबर 1 या फिर फास्टेस्ट नेटवर्क है, और ओखला स्पीड टेस्ट ऐप ने ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उनको दिया है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए, और तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन सा नेटवर्क फास्टेस्ट है भारत में। हाई रिस्क वाले स्टार्टअप्स में वित्तीय संकट की स्थिति में कारोबार समेटने की दिक्कतों को लेकर चिंता का माहौल बन गया है। खासकर स्टेजिला के फाउंडर की गिरफ्तारी के बाद एक डर सा बन गया है, लेकिन सरकार इन दिक्कतों से निपटने में स्टार्टअप्स की मदद करेगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार खस्ता वित्तीय हालत से जूझ रहे स्टार्टअप्स के लिए कारोबार समेटना आसान बनाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत वित्तीय घाटा का सामना कर रहे स्टार्टअप को 180 दिन की बजाय सिर्फ 90 दिनों में कारोबार समेटने की छूट दी जा सकती है। नए नियम अगले 2-3 महीनों के भीतर नोटिफाई किए जा सकते हैं। 6 महीने का पीरियड काफी ज्यादा हो जाता है कई बार एक स्टार्टअप के लिए, जिसके ऊपर कई ड्यूज होते हैं, जिसका कैश फ्लो उस तरीके से प्लान नहीं होता। उस पीरियड को 180 से 90 दिन करना काफी लाभदायक रहेगा स्टार्टअप्स के लिए। पर आज की डेट में गवर्नमेंट मशीनरी में एक कंपनी के लिए नॉर्मल एग्जिट करना भी बहुत टफ है, और स्टार्टअप्स के पास रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो और टफ हो जाता है। DIPP कॉर्पोरेट फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित दिक्कतों को भी सुलझाने पर काम कर रहा है। स्टार्टअप्स को मिलने वाले फंड को बेहतर करने के लिए एंजल टैक्स में रियायत देने पर भी विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि स्टेजिला के फाउंडर की गिरफ्तारी से स्टार्टअप्स में डर का माहौल है और सरकार की पहल से माहौल सुधरेगा। स्टेजिला के इंसिडेंट्स के बाद अब स्टार्टअप्स कंपनियां PM को इस मामले में दखल देने की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप इंडिया को लेकर सरकार से मदद की गुहार भी स्टार्टअप्स कंपनियां यहां पर कर रही है, और यही वजह है कि अब सरकार जो 10,000 करोड़ का फंड जो क्रिएट किया है, उससे स्टार्टअप्स को कैसे जल्द से जल्द पैसा मुहैया कराया जाए, उसकी गाइडलाइंस में बदलाव करने पर भी विचार कर रही है। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली।
चलिए बात करते हैं फोन लवर्स की, क्योंकि बजट फोन सेगमेंट में सबका दिल जीतने वाले Xiaomi ने आज Redmi 4A भारत में लॉन्च कर दिया है। 5,999 रुपए के इस फोन में 5 इंच HD डिस्प्ले स्क्रीन लगी है, 13 MP का रियर कैमरा है और 5 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है। ये फोन 4G वोल्ट भी सपोर्ट करता है। फोन में 2G रैम और स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर लगा है। बजट फोन सेगमेंट में स्पाइक, एलीट 3 और माइक्रोमैक्स कैनवास एक्सप्रेस 4G के विकल्प भी साथ में ही दिए गए हैं। लेकिन Redmi 4 के मुकाबले दोनों ही फोन्स का रियर कैमरा और बैटरी काफी कमजोर दिखाई देती है। Redmi 4A की बिक्री 23 मार्च से Xiaomi की वेबसाइट और Amazon दोनों पर शुरू हो जाएगी। चलिए तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।